Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Chemistry grade 11 unit number 6. आज हम नॉलेज 6.2 का फोर्थ लेक्चर देखेंगे और ऑलमोस्ट आज ये नॉलेज कंक्लूड हो जाएगा। काफ़ी मैसिव नॉलेज है ये और इसमें हमने किन किन बातों को किन किन एसएलओस को पढ़ा है आपको रोज़ बताते हैं। आज सिर्फ हम देखेंगे जो आज के हमारे टारगेटेड एसएलओस हैं। एक नज़र पहले हम डाल लें थोड़ा सा। फर्स्ट एसएलओ हमारा कवर हो चुका है जिसमें हमने स्टैंडर्ड्स कंडीशंस को अच्छी तरह समझ चुके हैं। हेसिस लॉ क्या है, हेसिस लॉ को अप्लाई कर चुके हैं मल्टीपल स्टेप्स में होने वाले रिएक्शन के ऊपर। फिर हम ये डिफरेंट टर्म्स हैं इनको यूज़ कर चुके हैं। आज हमने ये जो 84 है इस एसएलओ को पहले हमने पढ़ना है। एक्सप्लेन द फैक्टर इफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये आज का हमारा टारगेट एसएलओ है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट एसएलओ है हमारा कंस्ट्रक्ट बॉर्न हाइबर साइकिल, जो कि हम अच्छी तरह से देख चुके हैं। परफॉर्म कैलकुलेशन इन्वॉल्व बॉर्न हाइबर साइकिल, ये भी हम देख चुके हैं। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ आयनिक चार्ज एंड आयनिक रेडियस ऑन द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिक्स एनर्जी, इसको भी हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। फर्दर हम लास्ट में B90 परफॉर्म द कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग द एनर्जी साइकिल्स, ये भी हम देख चुके हैं। कोशिश करेंगे आज हम इन दो एसएलओस को भी स्टार्ट करें, ठीक है, जिसमें हम हाइड्रेशन एनर्जी का रेफरेंस देके सोल्यूशन कैसे बनता है उसको देखेंगे और साथ ही साथ फर्दर इसके बाद एसएलओस देखे जाएंगे। तो इनके अंदर डिटेल से फिर उन्हीं हाइड्रेशन एनर्जी, जिसको आज हमने एंड पे शुरू करना है लेक्चर के, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, सोल्यूशन बनाने में उसका क्या किरदार है, फिर लास्ट जो लेक्चर होगा उसमें इसी के एसएलओस पे बात होगी। तो स्पेसिफिकली आज का जो हमारा टारगेट एसएलओ है वो है जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज के फैक्टर्स को डिस्कस करना जो उसको इफेक्ट करते हैं। थोड़ा सा लेक्चर को एक दफ़ा रिकॉल कर लें। हेसिस लॉ रूट्स हमने समझे थे, उसके बाद फर्दर हमने उसकी एग्जांपल्स देखी थी और क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फर्दर कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे, कुछ आपने। लैटिक्स एनर्जी के बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। बॉर्न हाइबर साइकिल क्या होता है, इस साइकिल को हम अच्छी तरह जान चुके हैं कि किस तरह हम यहाँ से शुरुआत करते हैं और इस तरह से यहाँ तक मूव करते हैं, ठीक है। तो इस दौरान जो जो चेंजेस आते हैं वो हमने सारे चेंजेस को डिटेल से देखा। एक मैंने केस स्टडी भी आपको दिया था, ये आपने इसको सॉल्व किया होगा, होप सो। फर्दर कल हमने लैटिक्स एनर्जी क्या होता है उसके ट्रेंड्स को अच्छी तरह से देख लिया और आज हमने स्पेसिफिकली बात करनी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्यों करनी है जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात? क्योंकि आपने बॉर्न हाइबर साइकिल के अंदर आपने एक स्टेप पढ़ा था जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इन्वॉल्व होती है, यानी कि लैटिक्स एनर्जी की वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए जो आपने स्टेप्स मेंशन किए थे उन स्टेप्स में से एक स्टेप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी था। तो इसलिए एसएलओ में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस तरह से इफेक्ट हो सकती है, कब ज्यादा होगी कब कम होगी, इन तमाम बातों को भी डिस्कस करने के लिए कहा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? आसान लफ्जों में बताऊं तो अफिनिटी बोलते हैं लव, ठीक है। अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लफ्ज से जाहिर होता है इलेक्ट्रॉन के लिए मोहब्बत। किसी भी एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन को चाहने की जो ताकत होती है वो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से पता चलती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये कहता हूं कि मेरे पास एक एटम है जिसका साइज निस्बतन बड़ा है, सेंटर में न्यूक्लियस है तो बड़ा साइज है, और एक एटम है जिसका निस्बतन साइज जो है वो छोटा है। तो अब छोटे साइज वाले एटम में और बड़े साइज वाले एटम में जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो ये हैं कि जो छोटे साइज वाला एटम होगा उसका न्यूक्लियर फील्ड बड़ा स्ट्रांग होगा, यानी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बड़ी स्ट्रांग होगी, जिससे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड निकलेंगी उसमें से, क्योंकि न्यूक्लियस में आपको पता है क्या मौजूद होता है, प्रोटॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बड़ा अच्छा अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्शन के बाद इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ आएगा और इस तरह से इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर एंटर हो जाएगा। अब जब एटम के अंदर एंटर होगा तो अट्रैक्ट होने वाली दो बॉडीज जिसमें एक न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ऑपोजिटली चार्ज्ड हैं, जितना ज्यादा करीब आएंगी उतना ज्यादा एनर्जी का रिलीज होने का चांस है। अगर लार्जर साइज के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में डिस्टेंस काफी ज्यादा रहता है और ज्यादा डिस्टेंस की वजह से एनर्जी कोई ज्यादा रिलीज नहीं होगी। तो सिंपल लफ्जों में याद रखिएगा
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड, द रिलीज्ड मतलब द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड in the outermost shell of an isolated gaseous atom. अच्छा, यहां पर इट्स बेटर कि आप यहां पर एक लफ्ज और ऐड कर लो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म यूनी नेगेटिव आयन। यूनि नेगेटिव आयन का जिक्र करना जरूरी है, यानी यूनि नेगेटिव का मतलब है सिंगल माइनस चार्ज आए, एक दफा माइनस चार्ज आए। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन एंड क्लोरीन, दोनों के एग्जाम्पल आपके सामने हैं। क्लोरीन ने भी इलेक्ट्रॉन गेन किया, फ्लोरीन ने भी इलेक्ट्रॉन गेन किया, और दोनों ने इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद अपने ऊपर माइनस चार्ज कैरी किया, और इसके बाद जो एनर्जी रिलीज की, क्लोरीन की मेंशन है 349 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज की है, और फ्लोरीन की 328 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज की है। तो यहां पर ये जो एनर्जी रिलीज की गई है ये शो करता है कि किसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान था और किसके लिए मुश्किल था। याद रखिएगा, जितनी ग्रेटर दी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जितनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी, मोर द एनर्जी विल बी रिलीज्ड। तो आगे इसके साथ लिख लेते हैं, मोर द एनर्जी विल बी रिलीज, मोर द एनर्जी विल बी रिलीज्ड, बाकी नीचे लिख रहा हूं मैं, विल बी रिलीज्ड। ठीक है, अब खुद सोचो, वी ऑल नो दैट पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब इसके नेक्स्ट हम फैक्टर्स देख लेते हैं। फैक्टर्स देखने के लिए, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, सबसे पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। ये स्टूडेंट्स, वी ऑल नो दैट एटम का साइज छोटा होगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, एटम का साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी, और एटम का साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम रिलीज होगी। मैं आपको मिसाल देता हूं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करें तो यू ऑल नो दैट टॉप टू बॉटम इनके साइज में क्या होता है बेटा, इजाफा होता है। जब टॉप टू बॉटम इनके साइज में इजाफा होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करना है क्लोरीन ने भी, ब्रोमीन ने भी, और आयोडीन में भी। जैसे कि मैंने आपको बताया साइज ऑफ एन एटम और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में, बल्कि नीचे लिखा हुआ है, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, कम। दोनों में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स, यानी बड़े एटॉमिक साइज की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी। अब आप देखें, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है तो उसकी केस में कम एनर्जी रिलीज हुई है। इनमें से क्लोरीन का साइज छोटा है तो उसके केस में एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई है। ब्रोमीन का आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पे आ रहा है यहां पर, मतलब कि इन तीनों को जो मैंने हाईलाइट किया है। अब यहां पे आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर इस लिहाज से तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, इस लिहाज से फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है जी, तो फ्लोरीन की क्यों कम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रिलीज हुई है, आप में से कोई बच्चा बताएगा? जी स्टूडेंट्स, हम तो फ्लोरीन से एक्सपेक्टेशन लगाए हुए थे कि उसका साइज सबसे छोटा है, और सबसे छोटा साइज होने की वजह से उसको एनर्जी -349 से भी ज्यादा रिलीज कर रही है। एटलीस्ट मैं तो सोच रहा था कि -390 -380 किलो जूल एनर्जी, इतना तो उसको रिलीज करना चाहिए एनर्जी को। बट हैरानकुन तौर पे फ्लोरीन की वैल्यू क्लोरीन से कम है। अब इसके पीछे क्या वजह है, रीजन हम तलाश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी वैल्यूज देख के लग रहा है कि इन चारों में से सबसे आसान, सबसे ज्यादा खुशी, सबसे ज्यादा एनर्जी किसने रिलीज की है, क्लोरीन ने रिलीज की है। हालांकि हमें लगता है ये डिजर्व कौन करता है, फ्लोरीन करता है, क्योंकि उसका साइज सबसे छोटा है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं हुआ। इसकी रीजन तलाश करते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। मैं यहां पर एक पेज ऐड करना चाहूंगा जी, यहां पर एक पेज ऐड कर दें जी स्टूडेंट्स। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, वी ऑल नो दैट कि फ्लोरीन हैव 9 इलेक्ट्रॉन 2 7, क्लोरीन हैव 17 इलेक्ट्रॉन 2
8 7। इसको भी बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, इसको भी बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। अब आप जानते हो कि क्लोरीन के 3 शेल हैं और तीसरा शेल जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन है उसमें आपको पता है s ऑर्बिटल भी है, p ऑर्बिटल भी है और d ऑर्बिटल भी है। इट्स मीन कि उसमें जगह ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की। टोटल वैसे भी तीसरे शेल में, अगर आप जानते हो, आपने चैप्टर 2 पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा है कि टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि क्लोरीन की जो आउटर मोस्ट शेल है वो काफी बड़ा है और उसमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन रहते कितने हैं? सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इन 7 इलेक्ट्रॉन्स का रहना काफी बड़ी जगह पे, तो ये क्रिएट करता है थिन, पतला, थिन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, थिन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अब इस थिन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना न्यूक्लियस के लिए बहुत आसान होता है और वो आराम से ये इलेक्ट्रॉन इस थर्ड शेल में एंटर भी हो जाता है और इस केस में एनर्जी भी अच्छी खासी रिलीज होती है, जो कि आपने पढ़ा -349 किलो जूल पर मोल। बट अगर यही बात आप फ्लोरीन की देखो स्टूडेंट्स, तो फ्लोरीन में प्रॉब्लम क्या है? फ्लोरीन के सिर्फ 2 शेल हैं और दूसरे शेल में आप जानते हो एस और पी सब शेल होते हैं और दूसरे शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। यानी ऐसा घर जिसमें ऑलरेडी 7 लोग रहते हैं, 8 की जगह है, तो वहां पर खुला खुला माहौल नहीं होगा, तंग माहौल होगा। वी कैन से डैट कि फ्लोरीन का जो आउटर मोस्ट शेल है, जो कि सेकंड शेल होगा, और बेशक साइज छोटा है फ्लोरीन का, लेकिन उसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और इस वजह से काफी थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा यहां पर, क्योंकि कम जगह पर छोटे शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वी कैन से दैट थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अब इस थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से होगा क्या स्टूडेंट्स? इस थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को इतनी ज्यादा वेलकमिंग फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है, जो गाढ़ा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, यानी ज्यादा बेहतर है आप वर्ड यूज करें डेंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अब ये डेंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और उस रिपल्शन के बाइस इलेक्ट्रॉन की एंट्री थोड़ी सी फीकी पड़ जाएगी, मतलब कि उसके लिए इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी। दैट्स वाई यहां पे फ्लोरीन एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये एक्सेप्शनल बिहेवियर समझ आ गया है। अब फॉलो करते हैं मजीद पॉइंट्स को। पहला फैक्टर तो हमें समझ आ गया, दूसरा फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, मुझे यहां पे इसको बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम न्यूक्लियस के असर को कहते हैं, जो कि न्यूक्लियस अपना चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे इंपोज कर रहा होता है, उनको अपनी तरफ ड्राइव कर रहा होता है। वी ऑल नो दैट अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, अगर मैं न्यूक्लियस हूं और मेरा चार्ज ज्यादा है, तो मैं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लूंगा। यानी ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्मॉलर विल बी एटॉमिक साइज, और जितना एटॉमिक साइज स्मॉल होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा होगी। एटॉमिक साइज स्मॉल होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट की। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? जी स्टूडेंट्स, वी ऑल नो दैट, अब एटम के स्ट्रक्चर को जानते हैं, ज्यादा इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। वी ऑल नो दैट कि ये जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की जो रिपल्शन होती है आपस में, इस रिपल्शन को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? शील्डिंग इफेक्ट का नाम देते हैं, क्योंकि सिमिलर चार्ज होता है। अब अगर फॉर एग्जांपल शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल कर रहे हैं, अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, जो कि नंबर ऑफ शेल्स के ज्यादा होने से ज्यादा ही होगा, तो शील्डिंग इफेक्ट के ज्यादा होने से शेल्स के दरमियान में रिपल्शन बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगी, जिससे ऑटोमेटिकली शेल में रिपल्शन बढ़ने से एटम का साइज बड़ा हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, और अगर एटॉमिक साइज ज्यादा होगा स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ भी आपको जो रिलेशन है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया है।
अब हम बात करते हैं लास्ट केस की, विच इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 में आप ये बात अच्छी तरह पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 तरह की आप डील करते हो। फुलफिल्ड, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, देन हाफ फिल्ड जो कि सेकंड नंबर पे आती है, और सबसे लीस्ट स्टेबल क्या होती है, पार्शियल फिल्ड। तो अगर किसी एलिमेंट के पास ऑलरेडी फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उसके लिए एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि ऑलरेडी उसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, वो मजीद इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहता। इसी तरह से हाफ फील्ड में भी ये आप ये देखोगे। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप जब मूव करते हैं टॉप टू बॉटम तो आपने देख लिया। अब मैं लेफ्ट टू राइट बात करता हूं, जहां पे स्पेसिफिकली एटम का साइज क्या होता है, छोटा होता है। वी ऑल नो दैट लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में एटम का साइज छोटा होता है। और अभी आपने पढ़ा जितना एटम का साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा होगी। अब आप देखो ये वैल्यूज जनरली ज्यादा हो रही हैं, लेकिन बीच में कुछ जगह ऐसी हैं उन पे मैं स्टार लगा रहा हूं जिन पे वैल्यू माइनस की बजाय प्लस में है। ठीक है, माइनस की बजाय वैल्यू प्लस में है, और यहां पे प्लस में वैल्यू का शो होने का मतलब है एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, खुशी नहीं हो रही। इलेक्ट्रॉन के एंटर होने से कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, बल्कि देनी पड़ रही है। यहां पर जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाना पड़ रहा है। एटम नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना इन केसेस में। उसकी वजह क्या? स्टूडेंट्स, अगर आप बेरिलियम को जानते हैं तो बेरिलियम के अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 एंड 2s2, एंड वी ऑल नो दैट s में एक ही ऑर्बिटल होता है और उस एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यानी कि वी कैन से दैट बेरिलियम फुलफिल्ड है और फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। हम कह सकते हैं कि बेरिलियम को मजीद इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत ही नहीं है। इस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चूंकि स्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं चाहता ये एलिमेंट, तो इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन को पुश करना पड़ेगा रादर के ये अट्रैक्ट करे इलेक्ट्रॉन को। इसलिए एक्सो की बजाय प्रोसेस क्या हो गया, एंडो हो गया। अब आगे बात करते हैं नाइट्रोजन के केस में। स्टूडेंट्स आगे देखें, नाइट्रोजन के केस में अगर आप देखें तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 एंड 2p3, एंड वी ऑल नो दैट 2p3 का मतलब क्या है, p के 3 ऑर्बिटल हैं। शाबाश, कौन कौन से हैं p के 3 ऑर्बिटल? मैं यहां पे साइड पे बना रहा हूं, कौन से, px py pz, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अभी ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? शाबाश, जल्दी बताइए, हाफ फिल्ड। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट्स? हाफ फिल्ड। और आपको पता है कि हाफ फिल्ड दूसरे नंबर पे स्टेबल है। ये भी अपने आप को अनस्टेबल नहीं करना चाहता, अपने आप को पार्शियल फिल्ड नहीं करना चाहता इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में भी, नाइट्रोजन वाले केस में भी, या इवन कि ये पूरा ग्रुप जो नाइट्रोजन वाला होगा सबकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी ही होगी। ये पूरा ग्रुप ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में रेजिस्टेंस शो करेगा, क्योंकि उसके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लास्ट अगर नियोन को देखो तो उसमें तो होता ही, अगर आप नियोन की कॉन्फ़िगरेशन करें स्टूडेंट्स, 1s2 2s2 एंड 2p6, 2p6 का मतलब फुलफिल्ड, डेफिनेटली फुलफिल्ड है, मोस्ट स्टेबल है। ये तो चाहता ही नहीं इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करना, इसलिए इसके केस में भी इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल है। ये प्लस का साइन ये शो करता है। यहां पर आप एक बात मेंशन कर लें, जितना पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी उतना डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन होगा, डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जहां जहां पे जितना पॉजिटिव में बड़ी वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना उतना ज्यादा क्या है, डिफिकल्ट है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जो टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट जनरल ट्रेंड है अच्छे तरीके से समझ आ गए हैं। अब हम एक और केस डिस्कस कर रहे हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, जो कि मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस कर लिया था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब एंटर होता है, यूनी नेगेटिव आयन जब बनता है, तो उस केस में तो इलेक्ट्रॉन को वेलकम किया जाता है, और उस वेलकम करने के लिए निशानी क्या है, माइनस। माइनस का साइन यहां शो करता है प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक, यानी 142 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, लेकिन जब सेकंड इलेक्ट्रॉन एंटर होना होता है तो आने वाला इलेक्ट्रॉन पहले वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा स्टूडेंट्स, रिपेल करेगा।
ठीक है। अब इस रिपल्शन से होगा क्या, इस रिपल्शन से होगा क्या, इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती एंटर करवाना पड़ेगा, तो अब एक्सो की बजाय प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंडो, और साइन कौन सा आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। जी बेटा आपका क्या क्वेश्चन? ओके, हाँ जी, पार्शियल फील्ड का बेटा मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ऑलरेडी पार्शियल फील्ड तो लीस्ट स्टेबल है। जो पार्शियल फील्ड वाले होंगे जी, ये पार्शियल फील्ड तो लीस्ट स्टेबल है ना, ये जो लीस्ट स्टेबल होगा ऑब्वियसली ये बाकी जो हमारे पास बोरोन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये सारे के सारे पार्शियल फील्ड है। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि पार्शियल फील्ड को मैंने क्यों डिस्कस नहीं किया वो आपको समझ आ गया है, क्योंकि उसको ऑलरेडी, क्योंकि पार्शियल फील्ड तो चाहता है कि या तो मैं हाफ हो जाऊं या मैं फुल हो जाऊं, उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा, यही तो असूल है। ठीक है, तो अब मूव करते हैं। एसएलओ हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लेकर मुकम्मल हो चुका है। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट NaCl एंड द रोल ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिक्स एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम जितनी भी इस चैप्टर में डिस्कशन कर चुके हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के दौरान देखते हैं कि एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, उनको फाइंड आउट करने के मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। तो जैसे कि अभी आपने पीछे पढ़ा था बोन हाइबर साइकिल से पहले, अगर आपको याद हो, ग्लास क्लोरीमीटर पढ़ा था, उसके बाद आपने बॉम क्लोरीमीटर पढ़ा था, फिर आपने हेसिस लॉ देखा। इन टेक्निक्स की मदद से आप क्या करते हो, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के अंदर मौजूद जो रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर कितना इंथैल्पी चेंज आता है वो आप फाइंड आउट करते हो। अब ये जो हमारे पास प्रोसेस है ड्यूरिंग सोल्यूशन फॉर्मेशन, जब आप किसी वन मोल सोल्यूट को ऐड करते हो सॉल्वेंट के अंदर, तो वन मोल सोल्यूट कंप्लीट सॉल्वेंट में हल होने के बाद कितनी एनर्जी रिलीज करेगा या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसको भी तो हमने फाइंड आउट करना है ना, वो भी तो केमिस्ट्री का पार्ट है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए इन दो टर्म्स का, अबाउट हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिक्स एनर्जी। तो स्टूडेंट्स पहले थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं, बाद में इस पर सिमुलेशन भी देखते हैं, बल्कि मैं तो कहता हूं पहले सिमुलेशन देख लेते हैं, बाद में हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स सिमुलेशन। ये स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये मेरे पास NaCl है और NaCl अपनी जगह पर फिक्स है, Na प्लस Cl माइनस, ऑल्टरनेटिवली ये तमाम आयंस अपनी जगह पे फिक्स हैं, और इनको जोड़ने वाली ताकत का नाम तो आप ऑलरेडी जानते हैं, प्लस माइनस को लैटिक्स एनर्जी। अब इस प्लस माइनस के दरमियान में जो लैटिक्स एनर्जी है, मुझे उसको क्या करना है, ब्रेक करना है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जी हाँ, ठीक है जी स्टूडेंट्स, इसको तो अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में ये जो एक इंटरेक्शन है, मुझे इनको ब्रेक करना है, और इनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि अब ये इनको तोड़ना है, बने नहीं है ये, हाँ जब ये बने होंगे, जुड़े होंगे आयंस आपस में, तो तब इन्होंने एनर्जी रिलीज की होगी, वो भी लैटिक्स एनर्जी, अब इनको देनी है एनर्जी। तो नाउ दिस इज लैटिक्स एनर्जी। अब ये एनर्जी कहां से आएगी, ऑब्वियसली ये पानी में जब मैं इसको डालूंगा तो पानी के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अपने आप के साथ, यानी पानी के मॉलिक्यूल और नमक के दरमियान में इंटरेक्शंस डेवलप होंगी। क्या बोलेंगे इन इंटरेक्शंस को, शाबाश। पानी में क्या मौजूद होता है, शाबाश स्टूडेंट्स, डाइपोल, ठीक है, और ये क्या है, आयन। आयन और डाइपोल के दरमियान में जो इंटरेक्शन होती है, जो चैप्टर 4 में पढ़ा था हमने, क्या नाम देते हैं उसको, आयन डाइपोल फोर्स। अब इस आयन डाइपोल फोर्स के नतीजे में एक अच्छी खासी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, और वो जो एनर्जी रिलीज होगी उसका नाम होगा हाइड्रेशन एनर्जी। अब वो हाइड्रेशन एनर्जी जो रिलीज होगी वो काम आएगी, कहां काम आएगी स्टूडेंट्स, वो रिलीज होने वाली हाइड्रेशन एनर्जी इस लैटिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए या क्रिस्टल लैटिक्स को ब्रेक करने के लिए काम आएगी। इस तरह से जैसे ये बॉन्ड टूटेंगे, और बॉन्ड टूटने पे क्या होगा, ये नमक पानी में हल हो जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल लैटिक्स एनर्जी ज्यादा हुई और रिलीज होने वाली हाइड्रेशन एनर्जी कम हुई, मसलन मैं आपको मिसाल देता हूं, ये बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए 900 किलो जाउल, और 1 मोल
कंपाउंड, दिस इज लैटिक्स एनर्जी, जो कि चाहिए, प्लस का मतलब चाहिए। और इसके कंपैरिजन में हाइड्रेशन एनर्जी जो रिलीज हुई है वो जस्ट 700 किलो जॉल रिलीज हुई है। ऑब्वियसली रिलीज होने वाली एनर्जी ने ही तो तोड़ना है ना ये बॉन्ड, अब बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, रिलीज कम हो रही है, तो इस केस में हम कहेंगे कि ये जो सोल्यूशन होगा इसमें सारे का सारा सल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। तो वी कैन से डैट इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से, एक्सटर्नल सोर्स का इस्तेमाल करना होगा। और एक्सटर्नल सोर्स का इस्तेमाल करके सिस्टम को क्या प्रोवाइड करनी होगी, एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। लेट्स से हमें इनको क्या करना पड़ेगा, हमें इन्हें हीट करना पड़ेगा ताकि वो जो एनर्जी की डेफिशिएंसी है वो इस हीट की मदद से क्या हो सके, पूरी हो सके। एक केस ये भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि लैटिक्स एनर्जी जो है मिसाल के तौर पे, लैटिक्स एनर्जी जो है मिसाल के तौर पे वो अगर 900 किलो जूल रिक्वायर्ड है और रिलीज होने वाली एनर्जी 1100 किलो जूल है, तो इस केस में 1100 में से 900 किलो जूल यूज होगी और तमाम बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। इस केस में ये प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, और ऊपर वाले केस में प्रोसेस जिसमें आपको हीट देनी पड़ रही है वो प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। इन तमाम बातों को इन डेप्थ डिटेल के साथ, कैलकुलेशन के साथ हमने इस लेक्चर में समझना है। तो आगे चलते हैं, सिमुलेशन को प्ले करें जी, अब क्रॉस कर दें जी। जी स्टूडेंट्स अब जरा गौर से देखिएगा, ये पानी के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होने के बाद आप देखिए, नोट करें जी, इस तरह पानी के मॉलिक्यूल इकट्ठे होते जाएंगे और अपने आप को इस तरह से पोजीशन करेंगे कि प्लस के गिर्द माइनस और माइनस के गिर्द क्या आ जाएगा, प्लस। इसकी ना लेबलिंग ऑन कर दें जरा यहां से, हाँ जी। अब दोबारा से एक दफा दिखा दें ये स्टूडेंट्स, दोबारा से एक दफा देख लें। देखें Cl माइनस के गिर्द H प्लस इकट्ठा हुआ है, ठीक है। इसी तरह जो वाटर का माइनस वाला पोर्शन होगा वो सोडियम के गिर्द इकट्ठा होगा, यानी ऑपोजिट डाइपोल ऑपोजिट आइंस के सामने आएंगे और इनके साथ इंटरेक्शन डेवलप करने के बाद उन्हें अलग अलग कर देंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स देखते ही देखते ये सारा सॉल्ट पानी में क्या हो जाएगा, डिसोल्व हो जाएगा। नाउ द प्रोसेस जिसमें ये वाटर नमक के गिर्द इकट्ठा हो रहा है इसका नाम है हाइड्रेशन। क्या नाम है इसका, हाइड्रेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल सल्यूट को सराउंड करते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। इस हाइड्रेशन के नतीजे में बेटा एनर्जी रिलीज होती है जिसका नाम होता है हाइड्रेशन एनर्जी। अब वो रिलीज होने वाली एनर्जी क्या करती है, कंपनसेट करती है, वो बॉन्ड तोड़ने में काम आती है जिसने प्लस माइनस को जोड़ा हुआ है। इस तरह से ये, इस तरह से होता क्या है कि सल्यूट यानी कि जो हमारे पास इसमें प्लस माइनस की इंटरेक्शंस थी वो भी अलग होती है। हाँ, पहले सॉल्वेंट अपने आप को अलग करता है, सल्यूट अलग करता है, यानी कि पानी ने भी अपनी फोर्सेस को ब्रेक किया, पानी ने भी अपने आप को सेपरेट किया और पानी ने नई फोर्सेस डेवलप की, किसके साथ, नमक के साथ, और इस तरह से फोर्सेस डेवलप की। देखें ये नजर आ रहा है आपको, ठीक है। यानी पानी ने भी अपने रिलेशंस को ब्रेक किया, जो वाटर मॉलिक्यूल्स की इंटरनल फोर्सेस थी, यानी वाटर मॉलिक्यूल टू वाटर मॉलिक्यूल इंटरेक्शन, सॉल्ट आइंस के दरमियान में इंटरेक्शन, सॉल्ट आइंस के दरमियान में इंटरेक्शन, सल्यूट इंटरेक्शन, वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरेक्शन, सॉल्वेंट, ये दोनों ब्रेक हुई और दोनों ने फैसला किया कि हम अपनी पुरानी इंटरेक्शंस को तोड़ के नई इंटरेक्शन डेवलप करते हैं जो कि है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जी। अब सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के नतीजे में माइनस अलग हो गया, प्लस अलग हो गया। अगर ज्यादातर ये काम सिस्टम के अंदर ये हो रहा है तो वो सोल्यूशन डेफिनेटली उसमें सल्यूट सारे का सारे टाइम के बाद क्या हो जाएगा, सॉल्युबल। इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। वो जो भी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी उसको डेल्टा एच सॉल्यूशन कहेंगे, वही हमने फाइंड करनी है जी स्टूडेंट्स। अब फर्दर उसको फाइंड करने के लिए इन तमाम रिलेशंस को हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर में हमारे जो एसएलओस थे वो अच्छे तरीके से कवर हो चुके हैं, हमारा जो टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। मैं दोबारा एसएलओस को एक दफा आपके साथ रिकॉल कर देता हूं ताकि आपको ये एसएलओ वाला पेज खोल दे जरा जी।
तो आज हमने सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर उसको इफेक्ट करते हैं, अच्छी तरीके से देख लिया। और साथ ही साथ हमने हाइड्रेशन क्या होती है, लैटिक्स एनर्जी का नाम क्यों यूज हो रहा है, एंथैल्पी चेंज कैसे मेजर करते हैं, इनकी कैलकुलेशंस अभी करनी है, बट हमने इन एसएलओस को स्टार्ट कर दिया है। तो कल इंशाल्लाह ताला ये सारे अगले पेज के छोटे छोटे एसएलओस हैं, ये एक ही लेक्चर में ये सारे खत्म हो जाएंगे। कल इंशाल्लाह हम इनको कंक्लूड करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। किसी किस्म का भी सवाल है आप में से किसी बच्चे का, वो मेरे से कर सकता है। कोई कंफ्यूजन है? हाँ जी जी, मुबशिर क्लियर है आपको? ओके ओके, थैंक यू।